हमारा खास शो मोटा अनाज मोटा मुनाफा, इसमें आपका स्वागत है। और आज का ये शो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा और आपको याद दिला भी दें कि 2023 का साल, ये साल घोषित किया गया है इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, मतलब मोटे अनाज का साल घोषित किया गया है। और ये भारत की पहल पे हुआ है। आपको बता दें कि भारत ने ये प्रस्ताव दिया था यूएन को, और भारत के प्रस्ताव को 72 देशों ने अपना समर्थन दिया कि हाँ, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया जाना चाहिए, और उसके बाद इसे इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित कर दिया गया है। अब आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि चूँकि भारत मोटे अनाज को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और गंभीर है, और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए तमाम जो नेताओं के साथ आप देख रहे हैं कि मिलेट का यहाँ पर लंच कर रहे हैं। और मिलेट को प्रमोट इसलिए किया जा रहा है ताकि ये लोगों को पता चले कि हेल्थ के लिहाज से मिलेट, मोटा अनाज बहुत फ़ायदेमंद है और खेती के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है। 2018 में पहली बार सरकार ने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स घोषित किया था भारत में, और मिलेट में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, आयरन, कैल्शियम और लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है, और यही वजह है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा अनाज माना जाता है। तस्वीरों में भी आप यही देख रहे हैं, ये फाइल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और इसीलिए भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय ये तय किया कि 2023 के साल को मिलेट ईयर घोषित किया जाए और मिलेट को बढ़ावा दिया जाए। 130 देशों में मिलेट्स की खेती हो और मिलेट को बढ़ावा दिया जाए। 130 देशों में मिलेट्स की खेती होती है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है मिलेट्स का, और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा मार्केट है मिलेट्स का। एशिया और अफ्रीका की करीब 50 करोड़ आबादी मिलेट खाती है, मोटा अनाज खाती है, लिहाजा ये मार्केट बहुत बड़ा है। तो आज के शो का हमारा मकसद ये है कि हम आपको ये बता पाएँ कि मोटे अनाज का कितना बड़ा मार्केट है, कितनी संभावनाएं हैं उत्पादन बढ़ने की, किसानों के लिए इसकी खेती कितना फ़ायदेमंद है, और सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त केबी चौधरी जी, जो कि भारतीय किसान संघ के हैं और लगातार खेती किसानी के मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक सिन्हा साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, और साथ ही हमारे साथ AK सिंह साहब हैं, वाइस चांसलर हैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल सिंह साहब आपसे होगा सर, चूँकि आपने मिलेट को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं और आपने देखा है कि किस तरह से ये क्रॉप डेवलप होता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा सर कि जो अभी चूँकि मिलेट का जो प्रोडक्शन है हमारा बढ़ा तो है, पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो 145 लाख टन से बढ़कर 180 लाख टन तक पहुँच गया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी कितना पोटेंशियल है इंडिया में मिलेट्स की, मोटे अनाज की खेती को बढ़ाने के लिए। देखिए, मिलेट्स जो पहले ट्रेडिशनली हमारे यहाँ ही होता था, दूसरे देशों में कम इसकी खेती होती थी। और अभी जब सरकार ने इसके ऊपर जोर दिया, बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किए हैं, और जो आंकड़े हमारे पास हैं, जैसे जो किसान अभी भी पैदा कर रहे हैं, उनको पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो 1265 केजी प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति वो कर रहे हैं किसान, जो खुद कर रहे हैं। जबकि जो डिमोन्स्ट्रेशन नई टेक्नोलॉजी से किसानों के खेतों पे जब लगाई गई है, तो उसमें 1546 केजी प्रति हेक्टेयर की पैदावार प्राप्त हुई किसानों के खेतों पर ही। तो ऐसे ही 3 क्विंटल पर हेक्टेयर की संभावना तुरंत है, जिस गैप को भरा जा सकता है। लेकिन हमारे पास ऐसी प्रजातियां हैं जो कि 40 कुंटल तक पैदावार देती हैं फल मिलेट की, और ऐसे 50 करीब 50 कुंटल तक पैदावार सोरगम की है। और ऐसे ही यदि आप देखें, फिंगर मिलेट जो मड़ुआ है, उसका भी 4 टन से अधिक पैदावार होने की संभावना है। और माइनर मिलेट है, जो छोटे अनाज हैं, वो भी लगभग 20 कुंटल से अधिक पैदावार प्रति हेक्टेयर लेने की संभावना है। तो ये जो गैप्स है, यदि गैप को भरा जाए, क्योंकि मिलेट्स पे पीछे ध्यान उतना नहीं गया, और किसान जो दूसरी क्रॉप्स है जो कि आप कह सकते हैं ज्यादा उत्पादन देती हैं, जिनके लिए फेवरेबल बाजार है, उधर किसानों ने शिफ्ट किया। राइस, व्हीट पे ज्यादातर किसान गए, और जहां पर भी ज्वार बाजरा खरीफ के मौसम में होता था, वहां पे जो ग्राउंडनट की फसलें हैं
और जो दूसरी फसलें हो सकती हैं उर्द वगैरह की, उधर किसानों ने शिफ्ट किया था। तो अब सरकार की तरफ से जो संभावनाएं आई है उसमें एरिया भी बढ़ने की संभावना है। एरिया ही यदि हम देखें तो आप देखेंगे विभिन्न मिलेट्स में लगभग 75% एरिया 1950 की तुलना में अपने देश में गिरा है। जबकि प्रोडक्टिविटी आप देखें जो कि करीब 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती थी, अब हमारी प्रोडक्टिविटी औसतन आकर के 12-13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी किसान लेने की स्थिति में आ गए हैं। तो परिस्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं, बस इसमें थोड़ी बाजार की को जोड़ने की जरूरत है। सरकार ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है और यदि बाजार को हम मजबूत बनाते हैं, किसानों का प्रोक्योरमेंट यदि हो पाए। एक और इसमें इश्यू है प्रोसेसिंग का, क्योंकि इसके जो दाने हैं थोड़े रफ हैं, उनकी प्रोसेसिंग के लिए अलग तरह की मशीनें आती हैं, तो उन मशीनों के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। और जो दूसरा एक जो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि मिलेट्स को प्रोसेस फूड के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि शहरों में लोग रॉ मिलेट्स को खरीद करके उनके दाने को प्रोसेस करके खुद बना के खाने की स्थिति में अपने को नहीं पाते हैं। उसके लिए ज्यादा उनको मेहनत और व्यवसाय करनी होगी। ये बहुत यदि महत्वपूर्ण प्रोसेस बातें हैं जो आप कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने एड्रेस किए हैं। लेकिन अब चौधरी जी आप बताइए सर कि मिलेट की खेती में जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं कि इसमें पानी का कम इस्तेमाल होता है कंपेयर टू धान या बाकी जो क्रॉप है। फिर भी सर धान की खेती ज़्यादा होती है, जबकि मिलेट जिसे अभी सिंह साहब बता रहे हैं कि कितना फायदेमंद है, कितनी संभावना है यहाँ पर आप इसकी खेती में। तो आप जरा बताइए कि आपके हिसाब से दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि जिससे ज़्यादा फोकस हम नहीं कर पा रहे हैं और उसको एड्रेस किया जाना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए मृत्युंजय जी, ये सारा जो किसानों का अपना रास्ता अभी तक अपनाया है वो सरकार की योजनाओं का उस पर सबसे बड़ा असर होता है। अभी पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने फोकस किया मिलेट्स पर, और अब इसलिए ज़रूरी है कि गेहूं और धान की खेती में जितना बहुत ज़्यादा हम चले गए, आज उससे डाइवर्सिफिकेशन की जो बात हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इसमें मिलेट्स में कम पानी में अच्छी पैदावार हो रही है, स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक है, लाभदायक है और इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। देश में हर व्यक्ति को ज़्यादा मिलेट्स की अपने भोजन में आवश्यकता है और निर्यात की अपार संभावना हम इसमें देख रहे हैं। अब बात आती है बाजार नहीं बनाया, और बाजार खड़ा करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। बाजार में जागरूकता होती है जब उपभोक्ता को ये पता लगता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ये मोटा अनाज है, अगर मैं बाजरे का खान पान में बढ़ाऊंगा तो उससे इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा, उससे शरीर में मजबूती होगी, बीमारियां कम होंगी, तो आदमी वैसे ही उसका उपयोग जो है बढ़ाएगा परिवार के अंदर। इस सब में जो सरकार की योजना पूर्ववर्ती सरकारों ने उस रास्ते को रखा, वो गेहूं और चावल के अलावा उन्होंने तीसरी तरफ ध्यान ही देने की कोशिश नहीं की और उस तरफ इतना आगे चले गए कि जितनी आवश्यकता नहीं थी। आज इसीलिए उसमें बदलने की जरूरत है, फसलों का तरीका बदलना आज समय की आवश्यकता है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान भाई जो हैं खुद उसको बदलाव चाहते हैं। बाजार की बात है और बाजार में उपभोक्ता उस तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार ने पूरी तरीके से बाजार में अपना जो सिस्टम है उसको खड़ा करने के लिए पूरा सरकार ने आप ये देखिए ना, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 2023 को जो है पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री के प्रयासों से इसे मिलेट्स ईयर जो है घोषित किया गया है। और जब मिलेट्स कह रहे हैं कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं तो और इसमें बिल्कुल सर मैं आऊंगा आपके पास चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन सिंह साहब, एके सिंह साहब, आप जरा ये बताएं हमें सर कि मोटे अनाज में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो बाजरे का होता है मेरे ख्याल से इंडिया में। 60% की हिस्सेदारी है बाजरे की, ज्वार की हिस्सेदारी 26% की है, रागी की करीब करीब 11% और छोटा बाजरा करीब करीब 2%। तो मैं आपसे, चूंकि आप साइंटिस्ट भी हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं बाजरे का एग्जांपल ले लूं जो सबसे बड़ी क्रॉप है, बाजरे की जो उत्पादन की लागत है और जो कॉस्ट किसानों को मिलता है, क्या वो ठीक है, बहुत ल्यूक्रेटिव है, या आपको लगता है कि कंपेयर टू बाकी क्रॉप धान गेहूं उसके मुकाबले कम है, उसको और ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने की जरूरत है? क्या कॉस्टिंग आती है और क्या प्राइस, कितना फायदा किसानों को होता है इसमें?
देखिए, बाजरे का जो मैंने आपसे औसत उत्पादन बताया वो काफी कम है। जैसे अभी हमने आंकड़े आपके तमाम रखे थे आपके सामने कि जो किसान के पास रियलाइजेशन है यील्ड का वो बहुत ही कम है। 1.5 टन के आसपास लोग हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो उससे उनको लागत नहीं मिलती है। उसके कंपीटिंग क्रॉप यदि देखें, राइस यदि कोई ग्रो करता है तो 6 टन भी हार्वेस्ट कर पाएगा, 60 टन भी हार्वेस्ट कर पाएगा। दूसरी बात है कि जो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस है ज्यादातर लोगों की अब रही नहीं। गांव में भी बाजरा और ज्वार बहुत कम इलाके में ही अब खा रहे हैं लोग, ज्यादातर इलाकों में गेहूं और चावल खाते हैं। तो ऐसे में जो अवेयरनेस का एक बड़ा भारी रोल है कि लोगों को जागरूक करें कि ये न्यूट्री सीरियल्स हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन और दूसरे माइक्रो की मात्रा बहुत ज्यादा है। बाजरे में जो आपका जो एनरिच्ड कैल्शियम है उसकी मात्रा जो टैबलेट्स में आती है उसके बराबर ही ऑलमोस्ट है, जो मल्टीविटामिन लोग खा रहे हैं। ऐसे मड़ुए में जो आयरन की मात्रा है वो भी जो टैबलेट्स विटामिन के मिल रहे हैं उतना ही है। तो यदि सरकार उसका वैल्यूएशन उस तरीके से करके इसकी प्राइसिंग यदि होती है और लोगों को ऐसा समझाया जाता है कि आप टैबलेट न खा करके ज्वार, बाजरा और मड़ुआ, रागी की रोटी खाओ, तो मुझे लगता है कि ये लोगों को की तरफ बढ़ेगा। और आप देखेंगे शहरों में आजकल जो भी लोग खरीदते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि मिलेट्स का कुछ मिक्स हो और लोग खरीदने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि मिलेट्स को एक तरह से शहरी लोगों का खाना मान करके शुरुआत करना चाहिए और ग्रेजुअली प्रोसेस फूड आइटम्स में जितनी ज्यादा होगा उतना ही इसको बढ़ावा दे पाएंगे। और अभी जो सरकार ने करीब 500 ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि मिलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा 300 से 50 ऐसे एफपीओज हैं, उन्होंने भी मिलेट्स पे काम करना शुरू किया है। तो एक जो इन्वायरमेंट है वो बन रहा है। एक जो कमी और है जो कि छोटे माइनर मिलेट्स हैं, क्षेत्रफल तो उसमें बहुत ही कम है लेकिन उनका बीज उपलब्धता नहीं है। सरकार ने सीड हाउस बनाए हैं, उसे बीज का उत्पादन शुरू किया है और अब इसको लोग उगा करके इसको कर पाएंगे। लेकिन जो कंपीटिंग क्रॉप्स हैं और खास करके ये भी देखना पड़ेगा ऐसे क्षेत्र में जहां पर कि बरसात के सीजन में कोई फसल लोग ले नहीं रहे, उन क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा जो बारिश हो रही है उसी की पानी से बड़े आसानी से हो सकता है। जो कोई भी मिलेट की फसल है इसको ज्यादा पानी की जरूरत आप ये तरीके बता रहे हैं कि कैसे आप मिलेट की खेती को बढ़ा सकते हैं, कैसे मिलेट की खपत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब केवी चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि हालांकि सरकार बहुत, चूंकि भारत के प्रयास से ही हुआ है, ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रयास से किया गया है और भारत ने यह प्रस्ताव यूएन को दिया था और भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों ने अपनी मुहर लगाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है और भारत सरकार प्रयास भी कर रही है। बाजरे की खेती को 9 राज्यों के 89 डिस्ट्रिक्ट में 89 जिलों में प्रमोट किया जा रहा है। इसमें से अकेले गुजरात के 14 जिले शामिल हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब सरकार इतना ज्यादा फोकस्ड है चौधरी जी मोटे अनाज को लेकर, और बिल्कुल अभी सिंह साहब कह रहे हैं कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा अनाज है, हेल्थ के लिए, और बिल्कुल आप देखिए कि शहरों में इसका चलन बढ़ रहा है। अब लोग मिलेट की तरफ आ रहे हैं। मतलब एक जमाने में ये गरीबों का भोजन हुआ करता था, लोग कहते थे कि गांव में लोग बाजरे की रोटी खाते हैं। अब देखिए महंगा हो रहा है, इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि हेल्थ वैल्यू ज्यादा है इसका। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक है, एक तो उत्पादन के मोर्चे पर होगा, दूसरा क्या आपको लगता है कि चूंकि आप एमएसपी कमेटी के मेंबर भी हैं, क्या एमएसपी के मोर्चे पर भी यहां पर प्रोत्साहन और बढ़ाने की गुंजाइश है? क्या आपको लगता है कि मोटे अनाज की एमएसपी को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि किसान इसकी तरफ आकर्षित हो खेती करने के लिए? हाँ, ये जो आपने बात एमएसपी कमेटी की कहा है, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई है मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और किसानों को उसको लाभकारी मूल्य कैसे मिले, ये मुद्दा है। किसान हर फसल को पैदा करने के लिए आगे आने को तैयार है, बशर्ते उसको बाजार मिले और उसको लाभकारी मूल्य मिले। तो ये जो 3 बिंदु हैं, उत्पादन बढ़ाना और किसान को लाभकारी मूल्य दिलवाना, ये दोनों चीजें जो हैं एक साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उपभोक्ता को ये समझाना आज देश में पड़ेगा और खासतौर से जो शहर का उपभोक्ता है उसको ये समझना है, और सरकार पूरा प्रयासरत इसमें है विशेष तरीके से कि आप जो ये सप्लीमेंट खाते हैं, अगर आप मोटे अनाज का प्रयोग घर में करेंगे तो आपको सप्लीमेंट कोई आवश्यकता नहीं है और ये प्राकृतिक तरीके से ज्यादा लाभकारी है। आप सप्लीमेंट मोटे अनाज की, सर चौधरी जी, सप्लीमेंट की जगह एमएसपी कितनी बढ़नी चाहिए मोटे अनाज की?
देखिए, इस पर एक बार दोबारा से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी डॉक्टर सिंह कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि जो उत्पादन है वो हमारा जो लागत देखते हैं, ये बात सही है कि वर्षा पे आधारित एरिया में जो मोटे अनाज का पैदावार जो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एमएसपी कमेटी में इस बात पर विशेष रूप से चर्चा की गई है कि हमें डायवर्सिफिकेशन में मोटे अनाज को किसान के लिए लाभकारी मूल्य उसको मिले, इस बात पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। और जब लाभकारी मूल्य उसमें होगा तो धान के बजाय वो बाजरे की खेती करेगा, वो ज्वार की खेती करेगा, वो रागी की खेती करेगा, वो मंडुआ की खेती करेगा। किसान सब कुछ पैदा करना जानता है। हम आपको बता रहे हैं कि मोटे अनाज में मोटा मुनाफा किसानों को कैसे मिल सकता है, इसको लेकर सरकार के स्तर पर प्रयास तो हो रहे हैं, और क्या प्रयास होने चाहिए और किसानों को कैसे इस तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए। अब सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, बिल्कुल किसानों के लिए बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आसान भाषा में आप अगर समझा पाएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 एकड़ में अगर बाजरे की खेती की जाए, क्योंकि सरकार बाजरे की खेती को प्रमोट कर रही है 89 डिस्ट्रिक्ट में 9 राज्यों के, अगर 1 एकड़ में बाजरे की खेती की जाए और 1 एकड़ में धान या गेहूं की खेती की जाए, तो बाजरे की लागत क्या आएगी, उसके मुकाबले धान की लागत क्या आएगी, और बाजरे में कितना मुनाफा होगा, धान में कितना हो सकता है। सर, एक टेंटेटिव फिगर अगर आप बता पाएं ताकि किसानों को यह समझने में आसानी हो कि खेती की क्या करें, बाजरे की या धान की, अगर दोनों, अगर उनका इलाका ऐसा हो कि जहां पर दोनों खेती हो पाए। नहीं, देखिए, ये तुलना तो मुझे लगता नहीं कि कोई अर्थ इसका होगा, क्योंकि जो क्षेत्र बाजरे और ज्वार पे जाना चाहिए वहां धान की खेती होनी नहीं चाहिए। जैसे इधर जो आपके किसान जहाँ पर बारिश ज्यादा है, पानी ज्यादा है, और जो हरियाणा पंजाब में बड़ा इस्टेब्लिश क्रॉप है, और जो 8 टन 9 टन का जो हार्वेस्ट कर रहे हैं राइस को, वो तो बाजरे ज्वार की तरफ कभी सोचेंगे ही नहीं। तो मेरा ये कहना है, इसका कंपटीशन, इस क्रॉप का कंपटीशन उन्हीं एरिया में होना चाहिए जो कि अपलैंड है, पानी कम होता हो, में ये संभव हो, डुअल क्रॉप, पानी ज्यादा जमा। हाँ। जी, तो ड्राई लैंड एरियाज में ही, और जो कि रेनफेड एरियाज हैं, वहीं पर इस क्रॉप को लेके जाना चाहिए। और वैसा बहुतायत एरिया है इस देश में। अच्छा। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे 45-50% एरिया है जैसा जो कि बारिश पर आधारित है, सब सिंचित नहीं है। सिंचित जहाँ के क्षेत्र हैं जहाँ पर धान कर सकते हैं, दूसरी फसलें कर सकते हैं, जिसके लिए वेल स्टेब्लिश मार्केट है, वहां तो किसान दूसरे क्रॉप पे जाएगा। लेकिन ज्वार बाजरा है, रागी है, जो दूसरे काकून और जो कोदो, दूसरे तरह के जो मिलेट्स हैं, माइनर मिलेट्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी एरियाज आइडेंटिफाइड है, किसान वहां करते हैं। लेकिन उनका एरिया कैसे ज्यादा सकारात्मक रूप से और थोड़ा एरिया वहां पर बढ़े और इंटेंसिव कल्टीवेशन हो, क्योंकि नेग्लेक्टेड क्रॉप के रूप में खेती लोग करते हैं। साहब, एक सवाल मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और ये बात ठीक है कि जिन इलाकों में इसकी खेती होती है या हो सकती है वहां प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ दिक्कत यह है कि कई बार किसानों को ये पता नहीं चलता है कि जिस खेत में वो गेहूं पैदा कर रहे हैं या जिस खेत में वो सरसों लगा रहे हैं या कुछ और लगा रहे हैं, वहां पर कुछ और फसल की खेती भी हो सकती है। ये अंदाजा, ये आइडिया किसानों को नहीं होता है। तो अगर आप बता पाएं, चूंकि आप साइंटिस्ट हैं, अगर मोटा मोटी भी बता दें कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा पोटेंशियल है मोटे अनाज की खेती का। नहीं, ये तो देखिए पोटेंशियल एरिया, जैसे कि बहुत सारे इलाके ऐसे उड़ीसा के हैं, वहां पर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का इलाका है, मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इसके अलावा यदि आप महाराष्ट्र की बात करें तो बड़ा क्षेत्र है वहां पर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 50% एरिया भारतवर्ष का ऐसा है जहाँ पर मिलेट की खेती की जा सकती है। तो उसमें कोई आप राज्य ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें एकदम से किया ही नहीं जा सकता। जो अपलैंड एरियाज हैं जहाँ पर पानी कम लगता है, सिंचाई के साधन कम है, वहां पर इसको बड़े आसानी से ले जाया जा सकता है। लेकिन बस 2 ही 3 संभावनाएं इसकी हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। एक तो जो सीड बीज की कमी है, जो मोटे अनाज में खास करके आपके ज्वार और बाजरा, ये तो पूरी तरह से हाइब्रिड पर आधारित इनके बीज तो हैं। लेकिन जो माइनर मिलेट्स हैं, खास करके रागी है और डागुन है, और जो दूसरे कोदो और दूसरे तरह के हैं, इनकी बीज की उपलब्धता कम है। इसको बड़े पैमाने पर बीज उगाने की जरूरत है। दूसरी बात है जो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसके अनुसार इसकी प्राइसिंग कैसे हो। कोई यदि बाजार कर पाता है तो जरूर इसको अपटेक करने में
सफलता, कम उत्पादन होगा, लेकिन कम उत्पादन में यदि मूल्य मिलता है, जैसे मैंने कहा भी और दूसरे भी एक्सपर्ट हमारे बता रहे थे कि पानी की कम जरूरत है, इसमें पानी एक तरह से खरीद में आप करते हैं तो शायद नहीं की बराबर जरूरत होगी। लागत भी बहुत ही कम है, धान की तुलना में यदि आप करते हैं तो लागत तो हमें लगता है 1/4 से भी कम होगा उससे लागत, यदि इसकी खेती करते हैं ज्वार बाजरा और मड़ुए की, कोई लागत इसमें है ही नहीं। लेकिन जो लागत कम बाजार है, का मूल्य है, बाजार का वैल्यू है, राइट सर, राइट, कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस है, हाँ, ये 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बहुत जरूरत है। एक एक्सपोर्टेबल मटेरियल के रूप में, सुपर फूड के रूप में हाँ, ये बात ठीक है। और चूंकि किसान, दूसरे देखिए देशों में- आमतौर पे ये बात सर आप बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, और मैं खुद गांव से आता हूं और मुझे याद है कि जब मोटे अनाज की खेती हमारे इलाके में होती थी, बाजरे की या ज्वार की, तो लोगों को ये लगता था कि ये बहुत ही गरीब वाली क्रॉप है, गरीबों का भोजन है, तो लोगों को ये पता नहीं था कि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। और इसीलिए आपने देखिए सरकार ने 2018 में इसको न्यूट्री सीरियल्स घोषित किया। तो ये मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है, ये बताया जाए कि ये इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, ये सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, फाइबर है, मिनरल है, लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है, तो उस लिहाज से इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। अब चौधरी जी जरा आप बताइए हमें कि आपने सारी बातें सुन ली और अभी सिंह साहब कह रहे हैं कि 50% हिस्से में मोटे अनाज की खेती हो सकती है। आपको अगर 2 महत्वपूर्ण सुझाव देने हों मोटे अनाज की खेती को बढ़ाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए, तो आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, उनको बीज की जो वैरायटी है वो अच्छी वैरायटी हमें उपलब्धता करानी सबसे पहली आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि इसे मैं एग्री करता हूं कि अभी तक इसे नेग्लेक्टेड क्रॉप के रूप में इसीलिए माना गया कि बाजार नहीं खड़ा करा गया, इसकी मार्केटिंग नहीं की गई, इसीलिए तो नेग्लेक्टेड क्रॉप के रूप में इसे किसानों ने समझा। अब किसान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसे बाजार में महत्वता के साथ खड़ा करने के लिए सरकार काम करेगी। दूसरी बात यह कि इसका मूल्य जो है वो उससे अच्छा लाभकारी मिलेगा, ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी कि जो धान पैदा करने के बजाय और गेहूं पैदा करने के बजाय, जो आप कह रहे हैं, पहली बात तो यह कि ये रेनफेड एरिया में ही इसकी क्रॉप को जो है प्राथमिकता के साथ कराना होगा। दूसरा, इसे बिल्कुल उसी तरीके से उतनी इंपॉर्टेंस क्रॉप को देनी होगी बुआई से लेके और उसकी पूरी हार्वेस्टिंग तक, जैसे हम दूसरी क्रॉप को देते हैं। तीसरी बात यह कि हमको बाजार में पूरी ईमानदारी के साथ किसान को उसका लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए ट्रांसपेरेंसी बरतनी पड़ेगी और उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा, वो खुद ही पैदा करने के लिए आगे आएगा। इसकी लागत बहुत कम है, लागत इसलिए कम है कि सिंचाई की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात है, जब सिंचाई की जरूरत नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं है। जी जी। और तीसरा, मैं चौथा पॉइंट बता रहा हूं आपको, इसमें अगर हम ऑर्गेनिक वे में इसको प्रोड्यूस को जो है मिलेट्स को जो है प्रमोट करेंगे, तो इसका निर्यात की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सर, ये चारों पॉइंट आपने बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और भारत ने बहुत अच्छी पहल की है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को भारत ने लाया है और इसीलिए इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। उत्पादन बढ़ रहा है और बढ़ने की गुंजाइश है, हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है। बस किसानों को थोड़ा कन्विंस करना है, बताना है कि ये क्रॉप उनके लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें पानी कम लगता है और खर्चा कम आता है धान के मुकाबले। सिंह साहब ने कहा कि 1/4 खर्च आता है बाजरे की खेती में, मड़ुए की खेती में, तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका, चौधरी जी आपका जुड़ने के लिए इस खास शो में। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।